कॉम की सभी छात्राओं का जीएसटी वीडियो सीरीज़ में स्वागत है। छात्रों, हम जो है आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण के चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक हमने देखा था कि सामान्य परिस्थितियों में यदि हम सप्लाई करते हैं माल की, तो जो मूल्य हम प्राप्तकर्ता से प्राप्त करते हैं वो मूल्य लिया जाता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हमने कल देखा था कि जो प्रावधानों में नियम दे रखे हैं उन नियमों के आधार पर हम आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करते हैं। इसको आगे जारी रखते हुए एक परिस्थिति आती है कि यदि विभिन्न एवं संबंधित व्यक्तियों के मध्य में एजेंट को छोड़कर कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई माल की पूर्ति का आदान प्रदान होता है, तो उसका मूल्य हम किस प्रकार निर्धारित करेंगे। तो ऐसी दशा में मूल्य का निर्धारण जो है खुले बाजार में उस वस्तु का जो मूल्य होगा वो लिया जा सकता है, या यदि खुले बाजार का मूल्य उपलब्ध नहीं हो तो उसी प्रकार की गुण एवं किस्म की वस्तु या सेवा का जो मूल्य होगा वो मूल्य लिया जा सकता है। और यदि हम खुले बाजार का मूल्य एवं उसी प्रकार की किस्म वस्तु का मूल्य का निर्धारण नहीं कर पाते हैं तो ऐसी दशा में जीएसटी के नियम 30 और 31 के तहत जो नियमों का वर्णन किया गया है उन नियमों के आधार पर उन नियमों के आधार पर मूल्य का निर्धारण हम कर सकते हैं। इसी क्रम में यदि प्राप्तकर्ता जो है, जो वस्तु वो बेच रहा है, जो वस्तु पहले तो वो प्राप्त कर रहा है और उसी वस्तु को यदि अपने ग्राहकों को बेचता है, तो ग्राहकों से जो मूल्य वो वसूल करता है, आपूर्तिकर्ता की इच्छा पर उस मूल्य का 90% मूल्य लिया जा सकता है। तो हमारे पास 3 विकल्प हो गए: खुले बाजार का मूल्य, उसी प्रकार की किस्म का मूल्य, या प्राप्तकर्ता अपने ग्राहकों से जो वसूल करता है मूल्य, उस मूल्य का 90% लिया जा सकता है। लेकिन इसमें शर्त यह है, ग्राहक और प्राप्तकर्ता के बीच में आपस में संबंध नहीं होना चाहिए, वो आपस में किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े नहीं होने चाहिए। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं कि सपोज एक व्यक्ति है जो अजमेर में व्यापार कर रहा है और उसने इंदौर का एक व्यक्ति है उससे 15,000 पार्कर पेन खरीदे 6 लाख रुपए में। एक ही पत्नी जो है वो इंदौर के व्यापारी के यहाँ कर्मचारी है और बाजार में इन पार्कर पेन का खुदरा मूल्य जो है, जो माल खरीद सकते हैं, वो मूल्य 50 रुपये है। इंदौर के व्यापारी ने माल को अजमेर में सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के 8,000 रुपये भी चार्ज किए हैं। तो हमें बताना है कि आपूर्ति का मूल्य क्या होगा। तो इस दशा में देखिए, इंदौर के जो व्यापारी है वो इस आधार से अजमेर के व्यापारी के संबंध से संबंधित नहीं हो सकता है कि उसकी पत्नी जो है वो इंदौर के व्यापारी का कर्मचारी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन पत्नी और इंदौर के व्यापारी के बीच में नहीं हो रही है। ट्रांजैक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट अजमेर के व्यापारी से हो रही है। तो हम यहाँ पर इसको संबंध व्यक्ति नहीं मान सकते हैं। तो ऐसी दशा में हमने जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में जो चीज़ देखी थी कि जो भी हम माल की वसूली का मूल्य तय करते हैं वो वसूली का मूल्य होगा। तो इस दशा में वसूली का मूल्य जो है 6 लाख रुपये उसने जो चार्ज किए वो प्लस 8,000 रुपये जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज किए हैं, तो कुल मिला के 6,08,000 रुपये इसका मूल्य लिया जाएगा।
हम एक और एग्जांपल से इसको ज़्यादा और क्लियर कर सकते हैं कि सपोज़ एक फर्म है रामा पेंटर्स, और जिसके स्वामी शंकर हैं, जो कि चित्रकारी का कार्य करते हैं। एक कृष्णा प्रिंटर एक फर्म है जिसके स्वामी भी शंकर हैं। अब रामा पेंटर्स को एक ऑर्डर मिला है मशीनों का रंग पुताई करने का 2.5 लाख रुपए में। उसने ये ऑर्डर जो है कृष्णा पेंटर को सब लेट कर दिया है। मतलब उसको ये कहा कि आप इस ठेकों को पूर्ण कीजिए, और उसके लिए जो है उसने 2 लाख रुपए में इसको सबलेट किया था। रामा पेंटर ने 2.5 लाख में लिए, उसने इसको सबलेट 2 लाख रुपए में कर दिया, और खुद के लिए कर लिया कि वो इसका सुपरविजन करेगा रामा पेंटर। कृष्णा पेंटर इसी प्रकार के जो कार्य करता है उसके लिए अपने ग्राहकों से 1200 रुपये प्रति घंटा की दर से वसूली करती है। कृष्णा पेंटर ने इस प्रोजेक्ट पर 190 घंटे लगाए। तो हमें बताना है कि रामा पेंटर और कृष्णा पेंटर ये संबद्ध व्यक्ति है, क्योंकि दोनों के मालिक एक है, और लेकिन मालिक एक होते भी चूंकि आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, विभिन्न व्यक्ति हैं, इसलिए रामा और जो कृष्णा है इनके बीच में जो व्यवहार हुआ है, जो सबलेट का ठेका हुआ है, उस ठेके का अपने को मूल्य ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ पर ये संबंध व्यक्ति है, इसलिए हम धारा 15 के अनुसार जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल सेवा जो दी जाती है, जितने मूल्य पर दी जाती है, उस मूल्य को आपूर्ति या सेवा का मूल्य मानते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ ये संबंध व्यक्ति है, इसलिए हम सामान्य डिलीवरी नहीं मान सकते हैं। अतः 2 लाख रुपए का जो तय हुआ ठेका, उस ठेके पे हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी दशा में इसका खुला बाजार मूल्य जो है वो लिया जाएगा, और खुला बाजार मूल्य कृष्णा द्वारा अपने ग्राहकों से 1200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से लिया जाता है। तो 1200 के हिसाब से इस प्रोजेक्ट पे 190 घंटे कार्य हुए हैं, तो 190 घंटे कार्य होने की वजह से इसका जो मूल्य है 2,28,000 रुपये लिया जाएगा। तो ये अपना पॉइंट था जिसमें व्यक्ति संबंध हो लेकिन विभिन्न व्यक्ति से आशय है कि एक ही व्यक्ति जो है अलग अलग जगह पर रजिस्ट्रेशन कराता है, तो अलग अलग जगहों के लिए वो विभिन्न व्यक्ति माना जाएगा। तीसरा पॉइंट है इसमें कि यदि एजेंट के माध्यम से कोई माल सप्लाई किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, तो हम आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो ऐसी दशा में आपूर्ति का मूल्य जो है, यदि एजेंट और प्रधान के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो उसी प्रकार जैसे एजेंट और ग्राहक के बीच में, एजेंट और प्रधान के बीच में कोई सप्लाई होती है, तो उसमें प्रतिफल नहीं होता है। एजेंट कहीं से ऑर्डर प्राप्त करता है और वो अपने प्रधान को भेजता है, और प्रधान उस माल को एजेंट को बिना प्रतिफल के भेजता है। प्रतिफल तो वो जो पैसा लिया जाएगा वो जब अपने जिस ग्राहक को एजेंट ने माल बेचा है, उस ग्राहक से जो राशि आएगी वो राशि प्रधान की होती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एजेंट और प्रधान दो विभिन्न व्यक्ति हैं, तो उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन को भी हम माल की आपूर्ति मानते हैं। तो ऐसी दशा में माल की आपूर्ति का जो मूल्य है वो उसी प्रकार की किस्म और क्वालिटी का जो माल खुले बाजार में उपलब्ध है वो राशि ली जाती है, या आपूर्तिकर्ता की इच्छा पर जो एजेंट अपने ग्राहक से जो कीमत वसूल कर रहा है उस कीमत का 90% जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन इसमें प्राप्तकर्ता का संबंध व्यक्ति जो एजेंट और जो ग्राहक है उसमें आपस में संबंध नहीं होना चाहिए, संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से
क्लियर कर सकते हैं कि सपोज आपका एक कंपनी है, उसके बहुत सारे एजेंट हैं। ये कंपनी हैदराबाद को छोड़कर बाकी जगह पर सप्लाई जो है एजेंट के माध्यम से करती है। एक एजेंट ने 30 रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर दिया है और ये कंपनी ने कुछ दिन पूर्व ही 30 रेफ्रिजरेटर्स को 2,80,000 रुपये में बेचे। एजेंट अपने ग्राहकों को रेफ्रिजरेटर MRP मूल्य 10,000 रुपये प्रति रेफ्रिजरेटर से माल को बेचता है। तो एक तरह से उसने 3 लाख रुपये, 30 रेफ्रिजरेटर के 3 लाख रुपये वसूल किए, जबकि कंपनी ने उसी प्रकार के जो रेफ्रिजरेटर्स बेचे हैं वो 2,80,000 रुपये में बेचे हैं। तो यहाँ पर ए और एजेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो माल की आपूर्ति है। तो ऐसी दशा में ऑप्शन है कि जो बाजार मूल्य, ओपन बाजार मूल्य है 2,80,000 रुपये, या एजेंट के द्वारा जो माल सप्लाई जिस रेट में किया है 3 लाख रुपये, 30,000 रुपये प्रति रेफ्रिजरेटर की दर से, 10,000 रुपये प्रति रेफ्रिजरेटर की दर से जो माल 3 लाख रुपये में बेचा है उसके 90% अर्थात 2,70,000 रुपये मूल्य का विकल्प उपयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर 2,70,000 रुपये चूँकि उस पर GST कम देना पड़ेगा, अतः नियमों के अनुसार 2,70,000 रुपये आपूर्ति का मूल्य लिया जा सकता है। तो ये आपका आज मैंने 2 पॉइंट बताए हैं कि एक तो आप संबंध व्यक्तियों को और विभिन्न व्यक्तियों को माल की सप्लाई करते हैं तो उसमें आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, और यदि एजेंट के माध्यम से हम माल की सप्लाई करते हैं तो आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा। तो छात्राओं, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस का मूल्य निकालते हो तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सामान्य डिलीवरी है या संबंध व्यक्ति को डिलीवरी है या एजेंट को डिलीवरी है। तो आपको जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करना है। तो मैं आपको जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसके साथ ही उनको एग्जाम्पल से क्लियर करता रहा हूँ, और आप भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस को रेफरेंस बुक्स में या टेक्स्ट बुक में, या आपको कहीं यूट्यूब पर या नेट पर अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन उपलब्ध हैं तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसी दौरान यदि आपको कोई परेशानी आती है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप मेरे से संपर्क करके उस चीज़ को क्लियर करके अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर करके इसको आगे बढ़ें। क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको बाद में जब आप एग्ज़ाम में इनका अध्ययन करोगे तो परेशानी आ सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका GST का ये जो पेपर है जिसको हम एक सीरीज़ में सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, आप इसका नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है। तो आपने इस लेक्चर को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।